हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इज इट सेफ टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। जी हाँ, इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा और मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कंक्लूजन में कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो डालता था, तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो स्मॉल कैप फंड में सबसे बड़ा इश्यू जो आता है वो आपका ये ग्राफ है। जी हाँ, आपको ये ग्राफ में दिख रहा होगा कि मान लीजिए आपने ये जो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन बन रही है जो मैंने दिखा रखा है स्क्रीन पे। तो यहाँ पे जब आप स्टार्टिंग में मतलब जहां से ये जो स्ट्रेट लाइन शुरू हो रही है वहां पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ साल या कुछ महीने तक अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं और ये अपना वॉलिटिलिटी आप देख पा रहे हैं कि मतलब नीचे ऊपर होते हुए, और आपका 4 या 5 महीने में अगर आप देखेंगे तो वही पोजीशन में ही आता है 4-5 महीने या फिर 4-5 साल बाद। तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो आपके दिमाग में आएगा कि मुझे यार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए, मुझे करना चाहिए यार फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए या फिर मुझे ऐसे कुछ करना चाहिए जिसमें मुझे एटलीस्ट कुछ रिटर्न तो मिल सके। यहाँ पे जो है आपका ऐसा हो जा रहा है। तो ये जो चीज है वॉलेटिलिटी जो है वो आपको स्मॉल कैप फंड में डेफिनेटली देखने को मिलेगी, जिससे लोग इसमें डरते हैं। जो एक स्ट्रेट लाइन जो होता है वो ग्राफ में, इससे एग्जैक्टली सब लोग डरते हैं। तो ये जो चीज है इससे कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, ये कैसे हम इससे बच सकते हैं स्मॉल कैप फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इस वीडियो में मैं उसके बारे में ही बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें प्रोस के बारे में बताऊंगा कि अगर आप इसमें स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका प्रोस क्या रहता है। तो प्रोस में बहनों सबसे पहला जो रहता है वो आपका ग्रोथ पोटेंशियल। जी हाँ, तो ग्रोथ पोटेंशियल में मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल इसी में ही होता है, क्योंकि ये फ्यूचर में टाटा अंबानी बन सकती है। तो अभी टाटा अंबानी जो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश कंपनी है वो फ्यूचर में और कितना आगे जाएगी, वो ज्यादा आगे नहीं जाएगी। लेकिन जो यहाँ पे छोटी कंपनीज है, जो स्टार्टअप कंपनीज है, और जो इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन है, डेवलपिंग नेशन में छोटी कंपनी स्टार्टअप कंपनीज का पोटेंशियल बहुत हाई रहता है आगे बढ़ने का। तो यहाँ पे एक ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा रहता है, आपको रिटर्न मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। नंबर 2 हो गया आपका डाइवर्सिफिकेशन। जी हाँ, आप देखिए आपको अगर पता होगा तो टॉप की जो 100 कंपनीज आती है वो लार्ज कैप कंपनीज में आती है, जो इंडिया की जो टॉप की 100 कंपनीज है, और 100 से लेकर 250 कंपनीज के बीच में जो आती है वो मिड कैप कंपनीज आती है, और 250 के बाद जितनी कंपनीज आती है वो सारी स्मॉल कैप कंपनीज आती है। तो 250 के बाद आपको करीब करीब 5,000 या 6,000 कंपनीज मिलेगी जो स्मॉल कैप कंपनीज होंगी। तो आपको जो अगर आप कोई फंड चूज करते हैं, कोई स्मॉल कैप फंड चूज करते हैं, तो आपको जो फंड मैनेजर उसको हजारों में चॉइसेस मिलते हैं इन्वेस्टमेंट करने के, मतलब वो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब अगर आप मिड कैप चूज करते हैं तो उसमें सिर्फ 150 कंपनीज ही उनके पास होती है, उसी में ही वो आपस में चेंजेस करते रहते हैं और उसी में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल कैप कंपनीज है उसमें उनको बहुत ही बड़ी मतलब डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है, बहुत ही ऑप्शंस मिल जाते हैं उनको सिलेक्ट करने में। तो ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। नंबर 3 में है वो आपका मार्केट इनएफिशिएंसी। जी हाँ, देखिए मार्केट इनएफिशिएंसी उसकी बात करें तो देखिए, आप जब कोई कुछ चीज के फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, जैसे मतलब मान लीजिए टाटा की कोई स्टॉक्स है, या अंबानी के जैसे रिलायंस या जियो का कोई स्टॉक है, आप उसमें अगर रिसर्च करते हैं तो उसमें रिसर्च तो हर कोई करता है, क्योंकि उनको पता है कि उसमें अच्छा खासा रिटर्न देने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन जो छोटी कंपनीज है उसका कोई ज्यादा रिसर्च करता नहीं है, उनका उनकी कोई कितना एफिशिएंसी है उसमें उसको पता नहीं लगाता है। तो जो एक्चुअल में जो रिसर्च करते हैं, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो स्मॉल कैप कंपनीज में ही होता है, जो रियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये एक पॉजिटिव उसमें रहता है कि लोगों का नजर उस पर आता नहीं है, क्योंकि लोग जब कोई चीज बड़ा हो जाता है तब उनके नजर उसी पे आते हैं, मतलब कि हाँ वो मार्केट में बहुत वेल एस्टैब्लिश हो गया है। भाई वो कहाँ था, जैसे एग्जांपल ले लीजिए टाइटन। टाइटन अगर आप देखें 20 साल पहले तो एकदम नीचे था, और अचानक से जैसे वो हीरो बन के ऊपर आ गया, तो अब सबकी नजर उस पे है। लेकिन अब जो नीचे चीजें हैं उन पे कोई नजर नहीं रखता है। तो ये इनएफिशिएंसी को टारगेट करके उसको एफिशिएंट बनाता है। अब कॉन्स की बात करें, देखिए हायर वॉलेटिलिटी आपको फेस करनी पड़ेगी, जैसे मैंने शुरुआत में ग्राफ के बारे में बताया था आपको कि जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ के बारे में, तो वो जो वॉलेटिलिटी में आपको फेस करना पड़ता है, उसे कैसे ओवरकम करेंगे वो भी मैं आपको अभी कंसिडरेशन में बताऊंगा और कंक्लूजन में बताऊंगा।
कैसे आप उससे ओवरकम कर सकते हैं, और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कैसे आप रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा खतरनाक चीज वही होता है कि आपने आज इन्वेस्टमेंट करा, 5 साल बाद ग्राफ आपका वही का वही है, वही पॉइंट में आ रखा है, वॉलिडिटी ऊपर नीचे होके। तो ये जो चीजें है वो स्मॉल कैप फंड में ज्यादा देखने को मिलती है, इसी से ही लोग डरते हैं और इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं स्मॉल कैप फंड में, लेकिन उससे भी बचने का तरीका है। अब यहाँ पे जो पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, हायर वॉलेटिलिटी, वो आपको पता ही है। सेकंड हो गया लिक्विडिटी रिस्क। जी हाँ, होता क्या है कि अगर मार्केट में कोई इश्यू आता है ना, बहुत ही बड़ी इश्यू आ गया, तो सबसे ज्यादा एग्जिट मारेंगे सब स्मॉल कैप फंड में, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा डूबने के चांसेस इस पर्टिकुलर मतलब फंड्स में है। तो जब अचानक से रिडीम के रिक्वेस्ट आते रहते हैं ना, मतलब सेलिंग के रिक्वेस्ट आते रहते हैं, तो वहां पे जो है लिक्विडिटी इशू आ जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन हाँ, अभी मार्केट में कुछ नहीं है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप तब कब भी सेल करके एग्जिट मार सकते हैं, तब कोई लिक्विडिटी का इश्यू नहीं है। लेकिन कोई मार्केट में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, लोग बड़ी तादाद में एग्जिट मार रहे हैं, तो तब ये इश्यूज फेस करने को पड़ती है। नंबर 3 हो गया वो आपका इकोनॉमिक सेंसिटिविटी। जी हाँ, इकोनॉमिक के ऊपर ये टोटली डिपेंडेंट रहता है। अगर आपका इकोनॉमिक नीचे जाएगा तो ये उसके दुगने पे नीचे जाएगा। आप ये मत सोचिए कि ये मतलब इकोनॉमिक के, अगर आपका इकोनॉमी थोड़ा सा नीचे जा रहा है तो ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, ऐसा नहीं है, दुगना या तिगुना नीचे जाएगा। क्योंकि लार्ज कैप जो फंड्स है, या फिर जो बड़ी कंपनीज के फंड है या मिड कैप फंड है, वो थोड़ा बहुत नीचे जाएंगे, लेकिन नहीं तो बहुत ज्यादा बड़ी तेजी से नीचे जाएगा। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है। और एक और बड़ा डिसएडवांटेज जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, जो आपको पता है, तो उससे ओवरकम कैसे करें। देखिए, आपको एक चीज पता होगा कि एसआईपी और लमसम, एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और दूसरा है लमसम। आप अगर लमसम करते हैं ना स्मॉल कैप फंड में, उससे ज्यादा रिस्क चीज कुछ नहीं होता। मतलब आपने यहाँ पे एक पॉइंट पे लमसम कर दिया, जो मैंने ग्राफ दिखाया था, और कुछ साल, 5 साल 6 साल तक आप इन्वेस्टेड रहे, और 5 से 6 साल के बाद आप रोलर कोस्टर से फेस करें, मतलब जो ऊपर नीचे 5 साल के बाद आपने देखा कि आपका पॉइंट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो वहां पे क्या क्या आपका जो रिटर्न है वो कुछ मिलेगा ही नहीं, आपका जितना इन्वेस्टेड अमाउंट था वही मिलेगा, बोले एफडी कर लो। तो इस चीज से बचे कैसे, इसमें क्या करना पड़ता है, आप एसआईपी को ही चूज करें। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है कि आप देखिए, हर महीने आप सेट कर देते हैं पैसा, कि मतलब आपने इस पर्टिकुलर फंड में 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना है, इस महीने में आपको पैसा कटता रहता है। तो क्या होता है, उससे पैसे एवरेज आउट हो जाते हैं, मतलब नीचे के टाइम में भी पैसा लग रहा है आपका, ऊपर के टाइम में भी पैसा लग रहा है, तो एवरेज आउट होके आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवा देते हैं। मतलब वो एक टाइप का नेगेटिव रिटर्न मिलने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। हाँ, उतना मैसिव रिटर्न मिलने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, लेकिन नेगेटिव जो होता है वो नहीं होगा, या फिर आपको जितना इन्वेस्टेड अमाउंट है उतने से तो मतलब थोड़ा ज्यादा मिलने के चांसेस हो ही जाते हैं। क्योंकि एनी हाउ मार्केट कभी ना कभी ऊपर जाता ही जाता है, ये नहीं कि नीचे ही रहेगा। तो ये चीजें जो है आप उससे बच सकते हैं, तो ये एक बड़ा चीज था। अब कंसिडरेशन से बताऊं तो कंसिडरेशन में मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको सबसे पहला पॉइंट जो कंसिडर करना पड़ेगा अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो है पहला आपका इवेंट, आपका हॉरिजन, मतलब जो इन्वेस्टमेंट हॉरिजन। तो इन्वेस्टमेंट हॉरिजन बेसिकली होता क्या है कि आप कितने टाइम तक इन्वेस्टेड रहते हैं। तो अगर आपके पास टाइम फ्रेम ज्यादा है, मतलब 7 से 10 साल है, तो डेफिनेटली इस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड चूज करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इतने टाइम फ्रेम में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम फ्रेम कम है, तो आप कोई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड चूज ही मत करिए, और सारा पैसा तो कभी गलती से भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में मत लगाइए, ये बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। नंबर 2 हो गया आपका रिस्क टॉलरेंस। जी हाँ, अगर आप रिस्क को टॉलरेट कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ही हाई रहता है, मॉडरेट भी नहीं रहता, हाई से भी हाई रहता है, तो इतना टॉलरेट कर पा रहे हैं, आप वो रोलर कोस्टर को फेस कर पा रहे हैं, आपने लाखों पैसे लगा रखे हैं, अगर अगले दिन देखते हैं आपका 1,10,000 हो गया, अगले दिन देखा 90,000 हो गया, ऐसे चीजें आप से अगर आप इम्यून है, ऐसे चीज से बच सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 3 हो गया डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन में मानते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप रिस्क कम भी लेते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन आपका पोर्टफोलियो अगर रिस्क कम है तो आप 10% लीजिए, मतलब अपना पोर्टफोलियो का स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करिए। रिस्क अगर मीडियम लेते हैं तो 20 से 30% तक आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। और अगर रिस्क ज्यादा टेकर है, मतलब आपको होता है कि नहीं यार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 15-20 साल तक पैसे निकालूंगा ही नहीं और मैं रिस्क टेकर हूं, तो आप तब जाके 40% का अपना पोर्टफोलियो स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करिएगा। ये नहीं कि आपने 50%, 60% या 100% स्मॉल कैप में डाल दिया, तो तब आपको बहुत इश्यू फेस करने को मिलेगा, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी फ्यूचर में हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि 2008 जैसा अगर इंसेप्शन आ गया तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आपको।
नंबर 4 हो गया आपका रिसर्च। जी हाँ, डेफिनिटली देखिए आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जब आप चूज़ करते हैं ना, तो आप डेफिनिटली रिसर्च करिए, क्योंकि लार्ज कैप फंड में आपको कुछ रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। टॉप की 80 कंपनीज़, टॉप की 100 कंपनीज़ में पैसा आपका लग गया, उसमें रिसर्च क्या करना? जो इंडिया की टॉप की कंपनीज़ है, उसमें प्रॉपर्ली आपने डाइवर्सिफाई करके पैसा लगा दिया, तो उसमें आपने बस एक चीज़, एक कंपनी चूज़ कर लेनी है, कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड में लगाना है या एक्सिस ब्लू चिप फंड में लगाना है, या कौन से एक ब्लू चिप फंड आपको चूज़ कर लेना है, या लार्ज कैप फंड चूज़ कर लेना है। लेकिन यहाँ पे जो है, लेकिन आप ऐसा चूज़ नहीं कर सकते। आपको रिसर्च करना पड़ता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जो स्मॉल कैप होते हैं वो आपका 250 कंपनीज के बाद जो कंपनीज आते हैं वो आपके स्मॉल कैप कैटेगरी में आते हैं, और उसके बाद हजारों कंपनीज आते हैं। लेकिन मिड कैप है और लार्ज कैप में उसमें जो चॉइसेस है वो थोड़े कम हो जाते हैं, बहुत मतलब रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। तो ये चीजें जो आपको रिसर्च करना बहुत जरूरी हो जाता है। कंक्लूजन में मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पूरा बताया कि अगर आप ज्यादा रिस्क टेकर है तो 40% तक आप इन्वेस्टमेंट करिए अपने पोर्टफोलियो का 40% आप स्मॉल कैप रख सकते हैं। अगर मीडियम रिस्क टेकर है तो 20 से 30% अपने पोर्टफोलियो का स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर आप रिस्क टेकर बहुत कम है तो 10% आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज है जो आपको थोड़ा बहुत अल्फा जनरेट करके आपको रिटर्न थोड़ा अच्छा खासा दिलवाएगा। यानी कि अपने सारा पैसा जो है वो अपने लार्ज कैप या इंडेक्स फंड में पैसा लगा दे, बस टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा है। टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा है तो आप रिस्क थोड़ा बहुत लेने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको रिटर्न लंबे रन में स्मॉल कैप फंड ही ज्यादा दिलवा सकते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर फंड। लेकिन टाइम फ्रेम कम है तो कभी भी आप स्मॉल कैप फंड की तरफ देखिए भी मत। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं जरूर आता हूँ। थैंक यू।